एक जो वक्ता के रूप में और एक चिंतक विचारक के रूप में बिल्कुल गांव में रहते हैं और गांव को जीते हैं। नौकरी छोड़ छाड़ के गांव को अपने मातृभूमि को के लिए चले गए और गांव में ही अधिवास करते हैं। और ये झोपड़ी ऐसी है कि अभी कृपा शंकर जी भाई साहब के ठीक पीछे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सर संघ चालक पूज्य प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, जो हमारे आदर्श भी हैं, हमारे लोक पहल के भी आदर्श हैं, हम लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी आदर्श हैं, प्रेरणा के पुंज हैं। तो अभी इस झोपड़ी में लगभग लगभग 150 से 200 लोगों की मीटिंग हो सकती है। इतनी बड़ी झोपड़ी का निर्माण इन्होंने करा रखा है और बहुत शीतलता वहां होती है। चाहे कितनी प्रचंड गर्मी हो, उस गर्मी का असर नहीं होता है। तो ऐसे हमारे कृपा शंकर जी हैं। तो मैं आता हूं सीधे अब विषय पर और कार्यक्रम को हम लोग आरंभ करेंगे। दिल्ली से आशुतोष सिंह तोमर जी भी जुड़ गए हैं, जो हमारे संघ के प्रचारक हैं। और मानसी जी, दो बड़े नाम हैं, आशुतोष पी सिंह लिखा है और उदय भान सिंह सर हम लोगों के जुड़ गए हैं, वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। तो मैं चाहूंगा कि इनको भी पैनल में ले लिया जाए, डॉक्टर उदय भान सिंह सर को। वो हमारे इस कार्यक्रम के अनिवार्य अंग हैं। अब थोड़ी ही देर में हम लोग अपने कमड़ी जी से कि आज के विषय पर, भारत के किसानों पर, आप चीन की धरती से जुड़े हैं, वक्तव्य आरंभ करिए। तब तक हम अपने संयोजक जी को फोन कर लें। जी प्रणाम सर। प्रणाम। आपका वक्तव्य मैं प्रारंभ में ही चाहता हूं। एक जी सकारात्मक टिप्पणी एक सुयोग्य विद्वान से आरंभ होगी तो यह मीटिंग बहुत ही। सर, यह मेरा सौभाग्य है सर इस मंच से जुड़ना। और अभी हम लोग जो हमारी भारतीय संस्कृति है, निश्चित रूप से हमारी जो संस्कृति है वह कृषि प्रधान संस्कृति है, ग्राम्य संस्कृति है। और अभी मैं पिछले 1 महीने से कोरिया में हूँ। और यहाँ पर मेरी यहाँ भोजन में बहुत समस्या आ रही है मुझे। या तो मैं अचार भात खा के रह रहा हूँ या दही भात खा कर। तो मेरी एक कोरियाई मित्र है जो यहाँ पर हिंदी पढ़ाती है। उस परसों मैं उनसे मिला था, वो आई थी मिलने हमसे। मैंने उनसे पूछा, प्रश्न रखा, तो उन्होंने कहा कि कोरिया में जो गरीब होते हैं वे मांस खाते हैं और जिनके पास पैसे होते हैं वे फल और हरी सब्जी खाते हैं। तो मुझे अपने भारतीय होने पर अधिक गर्व हुआ कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो प्रकृति है, प्रकृति ने हमको कितना कुछ दिया है। मैं पिछले 13 वर्षों से चीन में हूं और मैंने आज तक कभी 1 दर्जन केला नहीं खरीदा है। 3 या 2 केला खरीदता हूं, उतना ही 50, 70, 80 रुपया में मिलता है। हम लोग तो 40 रुपया में 1 दर्जन खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे जितने देश हैं, इन लोगों के पास मांस तो सस्ते हैं, लेकिन फल सब्जी बहुत महंगे हैं। यहाँ पर हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और अभी उतनी बड़ी जनसंख्या को हमारी जो भारत माता है, हमारे जो अन्नदाता किसान हैं, वे भरण पोषण कर रहे हैं और उतने कम मूल्यों पर, उतने कम दाम पर। तो निश्चित रूप से हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत देश में हम जन्म लिए हैं और जहां हमें भोजन की, शुद्ध भोजन की, फल मूल की, सब्जी की, सबकी उपलब्धता हो जाता है। लेकिन ग्राम किसान संस्कृति, कृषि संस्कृति प्रधान होते हुए भी जो हमारा किसान, जो अन्नदाता है हमारा, उनकी स्थिति में पिछले 70 वर्षों में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। और हम हमारे लिए यह और भी गर्व की बात है कि पहली बार हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने किसानों की सुध लेने की के बारे में केवल घोषणाएं नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक कार्यान्वयन भी करना शुरू किया और 6000 साल में गरीब किसानों को देना प्रारंभ किया। उसके बाद से अलावा भी बहुत सी योजनाएं उन्होंने किसानों के लिए प्रारंभ की हैं और उनका लक्ष्य भी है कि किसानों की आमदनी, किसानों की जो आय हो उसको दुगुनी की जाए। आप भारत से बाहर जब निकलेंगे तब चलेगा पता कि फल मूल और कितना महत्वपूर्ण है और कितना इसका ज्यादा हमारे जो अन्नदाता हैं, हमें उनको धन्यवाद देना चाहिए। हम अभी भी देखें, हम लोग जो भारतीय संस्कृति में जो भोजन बनाते हैं, तो हम लोग पहला जो भोजन करते हैं
बनने भोजन नहीं करते हैं, पहले अपने कुल देवता को, रसोई भगवान जो हैं एक तो रहते हैं, कुल देवता को देते हैं, उसके बाद से गौ माता को खिलाते हैं और अंतिम जो रोटी है वो कुत्ते को खिलाते हैं। तो गौ माता को खिलाने का, भगवान को चाहने का उद्देश्य यही है कि जो यह कृषि है, भगवान हमके प्रकृति ने हमें भोजन दिया है, तो निश्चित रूप से हमें प्रकृति का, भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि हमें इतना शुद्ध भोजन प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमें वर्तमान समय में हमें अपने किसानों को भी धन्यवाद देना चाहिए, जो इतनी कठिन परिस्थिति में हमें शुद्ध भोजन, शुद्ध अनाज, शुद्ध फल उपलब्ध करा रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब मोदी जी कह रहे हैं कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो निश्चित रूप से विकसित भारत बनाने के लिए हमें अपने किसानों पर की आमदनी की आय को पर भी ध्यान देना होगा। और सरकार जो करे सो करे, लेकिन कम से कम हम लोग भी अपने स्तर पर किसानों को जो उनको सम्मान की दृष्टि से देखना, और हमसे जितना सफल हो सके, जितना संभव हो सके उतना करें। बहुत बहुत आभार। बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन डॉक्टर विवेक मणि जी। जब आप कार्यक्रम में होते हैं, आप हमारे पूरे लोक पहल को विदेश में देख रहे हैं, और लोक पहल अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों का प्रचार प्रसार करना, राष्ट्रवादी नीतियों का प्रचार प्रसार करना हमारे पार्श्व में दिखाई दे रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मदन मोहन महामना पंडित मदन मोहन मालवीय भारत रत्न, पूज्य राजेंद्र सिंह उपाख्यान, प्रोफेसर रज्जू भैया, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी और पूज्य अशोक जी सिंघल, ये हमारी पंच महाविभूतियां हैं। और इनकी जो तपस्या है, जो त्याग है, जो इनकी विचार शक्ति है, जो इनकी प्रेरणा शक्ति है, भारत को भारतीयता की ओर, भारत को अपने सन्मार्ग पर प्रेरित करने के लिए जो हमारे लोक पहल का संकल्प है। और लोक पहल एक छोटा सा अभियान प्रारंभ करता है, और आज वो धीरे धीरे बहुत छोटा सा बट के वृक्ष के सरसों के दाने से भी क्षुद्र, कोदो सरसों से क्षुद्र बीज, यह खो न गया मिट्टी न बना, और अपना महाकार लेने की ओर ईश्वर करेंगे तो ये अपना महाकार लेगा। हम लोग अपने जीवन में इसको जरूर और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राष्ट्रवादी शक्तियां निरंतर घात प्रतिघात का शिकार रहती हैं। राष्ट्रवाद का रास्ता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का रास्ता, सनातन का रास्ता कभी भी ऐश्वर्य का, प्रमाद का और सत्ता हथियाने का कभी हथियार नहीं रहा है, न माध्यम रहा है। यह त्याग, वैराग्य और तपस्या का माध्यम है। इन पंच महाभूतों को लेकर के, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के राष्ट्रवादी चिंतन को निरंतर आगे बढ़ाना, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उद्देश्यों में सहयोग और सहायक होना, और जनता तक अपनी बात पहुंचाना, हर व्यक्ति को राष्ट्रवाद की ओर मोड़ना और उसे प्रेरित करना ही लोक पहल का उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक छोटा सा कदम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने उठाया, और उसका नाम दिया गया लोक पहल, क्योंकि लोक ही पहल करेगा। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक पूज्य गोलवलकर जी से जब कहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रचारक जीवन में रहते हुए एक ऐसा संगठन खड़ा करना चाहते हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करे और राष्ट्र को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधे, राष्ट्र और समाज को संगठित करने का प्रयास करे, तो इससे गुरुजी सहमत नहीं थे। लेकिन एक बात पर सहमति बनी कि अगर संघ के विचार को लेकर के अगर कोई राजनीतिक रूप से इस राष्ट्र को एकात्मकता में बांधने का प्रयास करता है, तो मैं उसमें सहयोगी बनूंगा, उसका विरोधी नहीं बनूंगा। कुछ इन्हीं विचारों को लेकर के न राजनीति न सत्ता की लिप्सा से अलग होकर के हमारे स्वयंसेवकों में से सबसे अग्रणी हमारे नेतृत्वकर्ता आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने अपने स्वयंसेवकों से संवाद किया। और आपकी संघ आयु भी लगभग 40 पे ऊपर की है, माने संघ में स्वयंसेवक रहते हुए 40 वर्ष से 45 वर्ष आपको व्यतीत हो गए। सबसे संवाद किया और कहा कि राष्ट्र के लिए जब संक्रमण की बेला आएगी
कुछ लोग सत्ता के स्वयंसेवक, मुझे कहने में कोई तकलीफ नहीं होती है, किसी प्रकार की दुविधा भी नहीं होगी, कुछ लोग सत्ता की लिप्सा में जाएंगे, तो हम लोग क्यों न मिल करके कुछ ऐसे पहल करें, कुछ ऐसे ऐसा कुछ करने की कोशिश करें जो समाज तक अपनी बात पहुंचाएं, और निस्वार्थ रूप से हम समाज से और सत्ता से, राजनीति से दूरी बनाकर उससे कुछ न प्राप्त करते हुए अपने बल पर, अपने संबल से और लोगों को साथ लेकर के भारत को बनाने का प्रयास करें। तो ऐसे आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर बीके सिंह सर के नेतृत्व में, डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी के नेतृत्व में एक लोक पहल की संरचना आज से 3.5-4 वर्ष पहले हुई, और यह एक छोटा सा बीज आपने लगाया, हम सबको प्रेरित करते रहे और हम लोग भी प्रेरित होते रहे। तो इन पंच महाभूतों को लेकर के, जिसमें एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो दीन बंधु हैं, जो दीनों के लिए कार्य करते हैं, जो समाज के अंतिम सोपान पर खड़े व्यक्ति के लिए जिनका चिंतन है, जिसे हम एकात्म मानववाद कहते हैं, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनका पूरा चरित्र क्रांतिकारी है, क्रांतिकारियों के सखा थे। आप काला काकर के राजा सुरेश सिंह के यहाँ एक अलख जगाई और हिंदुस्तान पत्र निकाला, और कितने क्रांतिकारियों के राजा सुरेश सिंह के नेतृत्व में पैसा दिया जाता था। यह कार्य ऐसे ही महनीय व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर के कि राष्ट्र के लिए हमें करना है, महामना के आदर्श को लेकर के लोक पहल और उसके संयोजक और उसके नेतृत्वकर्ता और उनके साथी आगे बढ़ रहे हैं। पूज्य प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, जो त्याग और बलिदान की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, उन्होंने अपनी पूरी संपदा, अपने पूरे पिता की संपदा, उसमें आनुवांशिक संपदा को भी बिल्कुल बिल्कुल सहर्ष और हृदय में हर्ष का भर करके, अनुराग के साथ, राष्ट्र के अनुराग के साथ अपना सब कुछ तन मन धन समर्पित कर दिया। ऐसे भारत माता के लाडले पुत्र प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, और हमें गर्व है कि जिस विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर थे, उसी विश्वविद्यालय के हम लोग सभी विद्यार्थी रहे हैं, और हम लोगों की भी कर्मस्थली इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही बन गई है। कहीं न कहीं उनका आशीर्वाद हम लोगों का है, हम लोगों पर है, हमारे नेतृत्वकर्ता पर है। इसी प्रकार सुदूर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बिल्कुल पहाड़ों से, हिमालय के धरती से लगा हुआ गोरक्ष, और गोरक्ष के पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत पूज्य अवैधनाथ जी, जिन्होंने राष्ट्र की चेतना का स्पर्श किया था कि भारत का मार्ग क्या है, भारत में लोग कैसे जातियों से मुक्त होकर राष्ट्र में जुड़ेंगे, कैसे हम छुआछूत भेदभाव को मिटाएंगे, कैसे हम सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता को स्थापित करेंगे। तो आपने बीड़ा उठाया, डोमराज के घर जाकर आपने पंक्ति पावन होकर के भात खाया, चावल खाया। ऐसे राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व बलिदान कर देने वाले, समर्पित कर देने वाले, जीवन राष्ट्र के लिए और आध्यात्मिक जगत के लिए, सनातन के लिए होम करने वाले पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी हमारे लोक पहल के आदर्श हैं। और राम मंदिर भारत की आत्मा का, भारत से अगर राम शब्द हटा दिया जाए तो भारत में संभवतः चिंतन और मनन और सामाजिक एकता का कोई सूत्र नहीं रह जाता है। हम सुबह उठते हैं तो राम राम, हम अपनी जीवन का आरंभ करते हैं तो राम राम, और जीवन का अंत भी करते हैं तो राम के नाम से ही होता है। ऐसे अवधेश नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा और उस मंदिर जो विधर्म हो गया था सनातन का, उसको स्थापित करने वाले पूज्य अशोक जी सिंघल हमारे आदर्श हैं। इन्हीं आदर्शों को लेकर चलना, सामाजिक समरसता, छुआछूत को मिटाना, देश से विधर्म को हटाना, राष्ट्र को सन्मार्ग पर प्रेरित करने का संदेश लोक पहल और उसके माननीय संयोजक जी द्वारा किया जा रहा है। और उनके साथ ही उनके मित्र, उनके कार्यकर्ता, उनके स्वयंसेवक इस राष्ट्र के याज्ञिक अनुष्ठान में अपनी आहुति देते हैं। और आपने संकल्प लिया कि भारत की 4 जातियां हैं, वो जातियां हैं किसान है, महिला है, युवा है और बेरोजगार है। इसी से भारत समृद्ध हो सकता है, क्योंकि ये चार पाए हैं, 4 स्तंभ हैं। स्तंभ वाला यह राज्य इन्हीं 4 खंभों पर सुदृढ़ता के साथ खड़ा हो सकता है, तन के खड़ा हो सकता है और विश्व में अपना परचम लहरा सकता है।
आज गुरु पूर्णिमा है, बहुत महत्वपूर्ण दिन। और गुरु पूर्णिमा हमारा भगवा पूज्य आदर्श, आसमान की जो लाली है वही भगवा की लाली है। हमारा कोई गुरु नहीं है, सनातन है, भगवा है। उस ध्वज को हम प्रणाम निवेदित करते हैं। पूरा लोक पहल परिवार उस पर भगवा ध्वज को, गुरु को अपना प्रणाम निवेदित करता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। यही ध्येय निष्ठा लोक पहल की भी है। लोक पहल विचारों को जीता है, विचारों के साथ, सरलता के साथ, सादगी के साथ अपना जीवन राष्ट्र के लिए खपाना चाहता है। तो आज एक गांव की बात है, कृषि और किसानों की बात है, मजदूरों की बात है। उस पर अपना वक्तव्य हमारे बहुत ही महनीय कार्यकर्ता कृपा शंकर जी रखेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं लोक पहल के माननीय संयोजक डॉक्टर वीके सिंह सर को कि इस विषय पर अपनी एक भाव दृष्टि प्रस्तुत करें, क्योंकि आज बड़ा पुण्य दिन है और भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव की आत्मा किसान और मजदूर है। तो इस विषय पर आपका सारगर्भित उद्बोधन हम सबको प्रेरित करेगा और राष्ट्र को एक नई चेतना और एक नई दिशा प्रदान करेगा। आदरणीय डॉक्टर वीके सिंह सर। नमस्कार। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस विषय के हमारे प्रमुख वक्ता अपनी बात को रखें उसके पहले त्रिपाठी जी ने जो विषय कहा, अखिलेश जी पूरे वृत्तांत और अच्छे ढंग से हमारी परिकल्पना और हमारी योजनाएं सब कुछ हम लोगों के सामने आई। देखिए, अब तो ये है स्पष्ट हो चुका है कि राष्ट्र का निर्माण राष्ट्र का शुभचिंतक ही कर सकता है। हमारा देश की 140 करोड़ की जो आबादी है, उस आबादी का हर शुभचिंतक राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए तत्पर है। और अगर वो तत्पर है तो राष्ट्र हमारा दुनिया के सर्वांगीण राष्ट्रों में अग्रणी रहेगा, ऐसा हमको विश्वास है। आज जो हमारी लोक पहल की पहल है वो उसी में कहीं कोई समस्याएं जो आ जा रही हैं उसी को दूर करने के लिए है। दो तीन चीजें हम लोगों को जो समझ में आई कि जातियों की चिंता करने वाला या ब्रिटिश और मुगल पीरियड में विपन्नता से उत्पन्न हुई जातियों का प्रमुख राष्ट्र निर्माण का उद्धारकर्ता नहीं हो सकता। उसकी राष्ट्र निर्माण में भूमिका वो नहीं हो सकती जो सामाजिक जीवन का प्रतिनिधि, समाज का प्रतिनिधि कर सकता है। समाज का शुभचिंतक राष्ट्र का चिंतक होगा, यह श्योर है, यह सत्य है। लेकिन जातियों का शुभचिंतक राष्ट्र का चिंतक होगा, इसमें संदेह है। आज उसी उद्देश्य से हम लोगों ने जो 4 जातियां माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यवहारिक रूप से कही है, उसी में से एक जाति जो किसानों की है, उसी पे आज चर्चा का बिंदु हम लोगों ने रखा है। किसानों की भूमिका राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका है, इस पे बृहद चिंतन। और अपनी बात कहने से पहले हम ये कहेंगे कि जब तक किसान नहीं होगा हम किसी चिंतन लायक नहीं होंगे। किसान ही हमको चिंतन योग्य बनाता है, हमको आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से संपन्न करके। अगर हमारा किसान विपन्न है, कमजोर है, तो हम कमजोर होंगे और जब हम कमजोर होंगे तो राष्ट्र समृद्ध कभी नहीं हो सकता। यह पूरे विश्वास के साथ हम लोग कह सकते हैं। तो किसानों की चिंता करने का मतलब है हम अपनी चिंता कर रहे हैं, अपने राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं। किसान हमारा सर्वोपरि है, क्योंकि वो अन्नदाता नहीं है, वो हमारे शरीर का जीवन दाता है। हमारा जीवन उसके अन्न पे निर्भर करता है। तो इस प्राथमिकता को हमको समझना चाहिए। और किसानों की उन्नति में हमारे 140 करोड़ की जनता की उन्नति है और 140 करोड़ की जनता की उन्नति में देश की उन्नति है। यह मान के किसानों की समस्याओं के समाधान के बारे में देश के मुखिया को, देश के प्रमुख लोगों को, देश के योजनाकर्ताओं को सोचना चाहिए। और अगर वो सोचने में कहीं विफल हैं या कहीं जो है उसको उपेक्षित कर रहे हैं तो वो राष्ट्र की हानि कर रहे हैं, राष्ट्र का नुकसान कर रहे हैं। वो किसानों का नुकसान या किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं कर रहे। तो ये सब सोचते हुए और ये समझते हुए लोक पहल की यही पहल है
किसानों की समस्या 140 करोड़ की आबादी की समस्या है और 140 करोड़ के जीवन का प्रश्न है। ऐसे में किसान समृद्ध होगा तो राष्ट्र समृद्ध होगा। यह हम हर किसान और हर युवा और हर भारत के रहने वाले को जागरूक करके बताना चाहेंगे। और किसानों की समस्याएं राजनीतिक समस्या नहीं होनी चाहिए, वो संवेदना की समस्याएं होनी चाहिए और संवेदना से उसको निपटाया जाना चाहिए। इतना कह के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और इतना एक बात केवल कहेंगे कि लोक पहल अपनी संवेदनाओं से देश के संवेदनहीन लोगों की संवेदना जगाने का पूरा काम करेगा और उसी की कड़ी में आज का ये कार्यक्रम हमारा जो प्रत्येक रविवार को रहता है, आज है, उसको हम पूरा करेंगे। अब हम मुख्य वक्ता और आप लोगों से कहेंगे कि आगे। जी भाई साहब, बहुत बहुत आभार। थोड़ा सा निवेदन मानसी जी से डॉक्टर ऋषिकेश सिंह को और आशुतोष प्रताप सिंह जी को, पी सिंह को पैनल में ले लीजिए। मैं आगे बात बढ़ाता हूं। आज गुरु पूर्णिमा है। हमारे माननीय संयोजक जी के जिह्वा पर आज सरस्वती का वास है। मैं सुन रहा था और मैं कलम उठाकर लिखने के लिए बाध्य हो गया। मैं मुंह देखी नहीं कह रहा हूं, कलम मेरी बाध्य हो गई है लिखने के लिए। दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हमारे लोक पहल के माननीय संयोजक ने कही है। उन्होंने कहा कि विपन्नता से जातियां उत्पन्न हुई। निश्चित रूप से यह बहुत इतिहास का कड़वा सत्य है। जब विपन्नता आई तो भारत को जातियों में बांटा गया। भारत में जातियां पहले लगभग 2000 के करीब बनाई अंग्रेजों ने और उसके बाद बढ़ती हुई संख्या 3000 के ऊपर चली जाती है। बहुत महनीय बात कही कि विपन्नता से जातियां उत्पन्न होती हैं और राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का हित चिंतन राष्ट्र का शुभचिंतक ही कर सकता है। माननीय संयोजक जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जातियों का शुभचिंतक राष्ट्र का शुभचिंतक नहीं हो सकता। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि किसान नहीं होगा तो हम चिंतन करने लायक नहीं होंगे। वह अन्नदाता नहीं है बल्कि राष्ट्र का प्रदाता है, राष्ट्र का रक्षक है। और किसानों की चिंता राष्ट्र की चिंता है और किसान अन्नदाता नहीं जीवन दाता है। उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, तब संवेदना के रूप में हम किसान को समझ पाएंगे। बहुत बहुत आभार। और तीसरी जो अंतिम महत्वपूर्ण बात माननीय संयोजक जी ने कही वह यह कही कि किसानों की समस्या को हम संवेदना के स्तर पर जाके उसे समझ सकते हैं और असंवेदनहीन सरकार को हम बता सकते हैं जो राजनीति में बैठे हुए लोग हैं। बड़ी महनीय बात उन्होंने आज स्थापित की है। मैं स्वयं अपने तरफ से और अपने सभी कार्यकर्ताओं के रूप से यह जो चिंतन आपके जिह्वा से आज प्रवाहित हुआ है, आपके चित्त और चिंतन से निकला है, इसके लिए मैं एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं। और बिना किसी बाधा के आज के वक्ता श्री कृपा शंकर सिंह जी को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूं, अपने पाथेय के लिए आमंत्रित करता हूं कि विकसित भारत का संकल्प 2047 कृषि, किसान और मजदूर के अवदान पर अपनी बात रखें। श्री कृपा शंकर सिंह जी। धन्यवाद भाई साहब। आवाज जा रही है? बहुत स्पष्ट आवाज है, बहुत स्पष्ट बुलंद आवाज है। चलिए धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और आज का जो विषय है वो बहुत ही संवेदनशील है और इस विषय के केंद्र में गांव का किसान है, मजदूर है। जब हम किसान और मजदूर की बात करते हैं तो हमारी आंख के सामने एक पट्टी सी चलने लगती है जिसमें स्पष्ट रूप से हमको गांव दिखाई देता है और उस गांव में दर्शन होता है। उस गांव में रहने वाले किसान का हमें दर्शन लाभ मिलता है, उस गांव में रहने वाले मजदूर का हम दर्शन लाभ ले पाते हैं। गांव में छोटे छोटे उद्योग धंधे करने वाले व्यापारी वर्ग का और तमाम ऐसे लोग जो गांव में बसते हैं। गांधी जी ने भी कहा था कि हिंदुस्तान गांव का देश है, हिंदुस्तान गांव में बसता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जब तक गांव में रहने वाले किसान का, मजदूर का विकास नहीं होगा तब तक हम देश के विकास
की कल्पना करें इसमें थोड़ी बेईमानी सी होगी, क्योंकि देश की आधी से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र में लग के काम करती है। अब सवाल पैदा ये होता है कि इनका विकास हो कैसे, किसानों का, मजदूरों का, जो खेतिहर मजदूर हैं, इनका विकास कैसे हो सकता है, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो मैं कुछ बिंदु रखूंगा जिनके माध्यम से अगर सरकार प्रयास करे, प्रयत्न करे, तो किसानों की समस्या का समाधान हो सकता है, किसानों का विकास हो सकता है। उसमें सबसे पहली जो बात है वो है कि सरकारों को किसानों के लिए मुफ्त में बिजली और पानी उपलब्ध कराई जाए। इससे होगा क्या कि किसान अपने खेतों की सिंचाई आराम से कर सकते हैं, समय से कर सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में। अगर बिजली पर्याप्त मात्रा में मिलती है तो जब आवश्यकता पड़ेगी सिंचाई की, तब किसान हमारा अपने खेत को सींच सकता है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि बिजली और पानी की व्यवस्था माकूल हो। दूसरी बात जो है वो, अगर सरकार किसानों को सस्ते दर पर गुणवत्तापूर्ण बीज, खाद, दवाई ये सब अगर उपलब्ध कराती है तो किसानों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, हितकर रहेगा। और कम से कम कीमत पर जो कृषि से संबंधित यंत्र हैं, जिसमें ट्रैक्टर वगैरह आता है, तो ये सारे यंत्र सरकार अगर कम दाम पे किसानों को उपलब्ध करावे तो इससे भी किसान लाभान्वित होंगे। फिर किसान गल्ला तो पैदा कर लेता है, फसल पैदा कर लेता है, फल सब्जी पैदा कर लेता है, लेकिन इसके भंडारण की व्यवस्था उसके पास नहीं हो पाती है। तो किसानों के उत्पाद की संरक्षा और सुरक्षा के लिए सबसे आवश्यक है कि न्याय पंचायत के स्तर पे या ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक स्तर पे एक भंडारण की व्यवस्था हो, जहां किसान अपने उपज को आराम से रख सकें। एक शीत गृह की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा किसान को अपने करीब एक ऐसी मंडी की व्यवस्था होनी चाहिए जो किसान वहां जाके और अपने उपज को आराम से बढ़िया दाम पे बेच सके। इस तरह से अब हम, अगर सरकार ये व्यवस्था देती है तो किसानों के लिए बहुत ही हितकर रहेगा। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको लगता है कि सरकारों का ध्यान उधर जा ही नहीं पाता है, और वो किसान के लिए, कृषि के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसमें क्या है, जो हमारी छोटी छोटी नदियां हैं देश की, जो सहायक नदियां हैं गंगा वगैरह की, हमारे जो नहर हैं, इन नदियों पे, नहरों पे 3-3, 4-4 किलोमीटर की दूरी पे चेक डैम बना दिया जाए, चेक डैम बना के और पानी संचित किया जाए, तो इससे होगा क्या कि गर्मी के मौसम में भी किसान को अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए भरपूर पानी मिलेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा लाभ होगा वो ये होगा कि जमीन के अंदर जो पानी का स्टेटा है वो भी बना रहेगा। तो इस तरह से फिर किसानों का जो उत्पाद है उसको बाहर के देशों में निर्यात करने की व्यवस्था कैसे हो, इसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए। जब किसान की उपज, किसान का अन्न, किसान का फल, किसान की सब्जी जब बाहर के देशों में निर्यात होगा तो किसान की आमदनी भी बढ़ेगी, किसान की अपनी खुद की क्रय शक्ति बढ़ेगी, और उससे देश का जो जीडीपी है उसमें भी कृषि क्षेत्र से ज्यादा अंश जाएगा। अब जब देश आजाद हुआ था 47 में, उसके बाद 51-52 में डाटा इकट्ठा किया गया, उस समय देश के जीडीपी में कृषि का 52% भागीदारी थी, और आज की तारीख में यह भागीदारी 20% पे आकर रुक गई है। अब ये कितनी गिरावट आई है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अब हमारे ख्याल से 50 और 60 के दशक से ही किसान और कृषि क्षेत्र के प्रति जो सरकार या सरकार के नुमाइंदों की उपेक्षा वाली भावना रही, इनके प्रति जो लापरवाही रही, उसी का नतीजा हुआ कि आज धीरे धीरे इस स्थिति में हम आके
रुके हुए हैं। अब इसके लिए किसान और कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़े। हम सरकार से ये कहेंगे कि आप इसकी चिंता करें और इसके बारे में देखें, सोचें। फिर किसानों का जो उत्पाद है उसकी जो एमएसपी है, वो एमएसपी कम से कम लागत का दुगना जरूर हो। आप देखिए, ये एक किसान और किसान ही एक ऐसा निरीह व्यक्ति है जो अपनी पीड़ा, अपनी बात खुल के व्यक्त भी नहीं कर पाता है। इसकी आवाज दब जाती है, इसको कोई सुन भी नहीं पाता है। सरकारें आंख कान मुंह सब बंद करके बैठी रहती हैं। ये किसान की एमएसपी जो निर्धारित होती है उसके लिए कई बार आंदोलन भी हुए आज तक। अब एक चीज बताइए, आप किसान को उसकी लागत का अगर दुगना 50% भी आप लाभ नहीं दे सकते हैं तो क्या करेंगे? कहने के लिए तो आप कहते हैं जब जरूरत होती है तो किसान भगवान है, किसान ये है, किसान वो है, लेकिन किसान को निरीह बना बना के रखे रहते हैं। अब फैक्ट्रियों में देखें, जो फैक्ट्रियों में सामान बनते हैं, बनाए जाते हैं, उन पे उनकी जो एमआरपी उस पे दी जाती है वो लागत से कई गुना उस पे 100% से लेके 500-700% तक लाभ कंपनी वाले, फैक्ट्री वाले लेते हैं और सरकार उस पे अपनी सहमति भी देती है। लेकिन किसान को उसकी लागत का दुगना लाभ देने में सरकार की हालत खराब हो जाती है। तो इस तरह से अब देखा जाए तो अब इतनी सी बात सरकारों के समझ में आती नहीं है कि सरकारें समझना नहीं चाहती हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। मैं तो केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों से ये विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि अगर आपको देश के किसानों के दिल पे राज करना है तो आप आंख बंद करके हमारी इस सलाह को मान लें और किसानों की चिंता करें, किसानों की आमदनी को बढ़ाएं, किसानों को अपने दिल में स्थान दें। अगर आप किसानों को अपने दिल में स्थान देते हैं, सरकार देती है, तो निश्चित रूप से किसान के दिल में उसकी अस्थाई रूप से सीट जो है वो बुक हो जाती है। अब इस तरह से आप देखें तो किसान हित में जो सरकार काम करना शुरू कर देगी, देश की आधी से अधिक आबादी उसके साथ ऐसे ही अपने आप खड़ी हो जाएगी। और जब देश की आधी से अधिक आबादी इन काम करने वाले सरकारों के साथ खड़ी हो जाएगी तो विश्व की कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसे हिला दे, डिगा दे? ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीजें हैं। और देखिए, सबसे अहम बात जो है, सबसे जो जरूरी काम है, केंद्र सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जो नीति आयोग है उस नीति आयोग में सदस्य के रूप में किसानों का प्रतिनिधित्व भी निश्चित रूप से हो। ये चिंता केंद्र को करनी चाहिए, करनी होगी। जब तक ये व्यवस्था नहीं होती है तब तक किसानों के हित में आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण यह है कि एयर कंडीशन कमरों में बैठ के और किसान और कृषि के बारे में बात करने वाले लोग, अगर उनको आप खेत की मेड़ पे किनारे ले आके खड़ा कर दें और सामने की फसल दिखा के अगर उनसे आप ये सवाल करें ये किस चीज का फसल है, तो मुझे पूरा विश्वास है, मुझे 99% इस बात का विश्वास है कि वो अगला ये बता नहीं पाएगा ये फसल किस चीज की है। और हमारे किसानों का, हमारे कृषि क्षेत्र का इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि ऐसे ही लोग नीति आयोग में बैठ के और किसान और कृषि की बात करते हैं और इनके लिए नीति बनाते हैं। वो क्या नीति बनाएंगे? आज किसान मारा मारा घूम रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। देखिए, किसान जो है वो महंगाई को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा कारक है। ये कृषि क्षेत्र जो है इसमें काम करने वाला किसान है, मजदूर है, ये महंगाई को कम करना, ज्यादा करना, इस घटने बढ़ने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। इनकी उपेक्षा किसी भी कीमत पर नहीं की जा सकती है। इनकी बात को हमें नजरअंदाज नहीं करना होगा। आप देख लीजिए, आप फैक्ट्री में जितने भी सामान हैं, अगर आपको आवश्यकता पड़ी
अगर कोई परेशानी आपके सामने आई तो आप उसके उपयोग करने में अपनी कटौती करके और कुछ बचत कर सकते हैं। लेकिन जो कृषि उपज है, अनाज है, फल है, सब्जी है, दलहन है, तिलहन है, ये जो खर्चे हैं आम लोगों के, इसमें आप कटौती नहीं कर पाएंगे, न इसको रोक पाएंगे। ये रोजमर्रा की जिंदगी में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप ध्यान दीजिए, कोरोना काल को देख लीजिए। जब पूरे विश्व में कोरोना की महामारी अपना प्रचंड रूप दिखा रही थी, सारी फैक्ट्रियां, अपने देश की भी सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, कंपनियों में ताला लग गए, और उसमें काम करने वाले जितने भी कर्मचारी थे, मजदूर थे, सब वापस अपने घरों को आ गए और घर पे आके बैठ गए। जो व्यक्ति काम करके, दिहाड़ी पे काम करके और 10 रुपए कमा के उससे महीने भर का गुजर बसर करता हो, और वो आके घर पे बैठ जाए, उसके पास कोई काम न रह जाए, अब आप बतावें वो भूखमरी का शिकार नहीं होगा तो क्या होगा। इस भूखमरी के शिकार की तरफ बढ़ रहे थे जो लोग, जो अपने घरों पे आके बैठ गए, उनको संभालने का काम कोरोना काल में, ध्यान दीजिए, किसानों ने आगे बढ़ के किया। अपना अनाज, तेल, फल, सब्जी, जो कुछ भी अपने पास उपलब्ध था, वो ऐसे लोगों के घर तक पहुंचाने का काम किसान किए। तो ये किसान अन्नदाता हैं, ये सब कुछ हैं, भगवान हैं। जरूरत पड़ने पर, अब उस समय खूब वाहवाही हो रही थी किसानों की, लेकिन उसके बाद फिर कोई नाम लेने वाला नहीं रह गया। फिर वही हालत हो गई किसानों की। ये किसान जो है ना, किसान बहुत बड़ा दिल होता है। किसान, नारियल आप देख रहे हैं ना, नारियल, किसान बिल्कुल नारियल की तरह से ऊपर से कठोर दिखता है और अंदर से बहुत मुलायम होता है। आप, यह किसान जो है, तमाम तरह की आपदा, चाहे वो बाढ़ की हो, सूखे की हो, शीतलहर की हो, इन सारी आपदाओं को सहते हुए और उसके अलावे शासन और प्रशासन की उदासीनता, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये को सहते झेलते हुए जिस तरह से अपना गुजर बसर करता है, उसकी चमड़ी जो है ना, वो इतनी मोटी हो जाती है, इतनी सख्त हो जाती है, उसका चेहरा भी, उसके चेहरे का हाव भाव भी उसी तरह का सख्त हो जाता है। ये किसान देखने से इसीलिए लगता है बाहर से कि बड़ा सख्त है, लेकिन जब कभी इस देश पे संकट आया, जिसे कोरोना की मैं चर्चा किया, इस तरह के कोई भी संकट, जब कभी बाढ़ की विभीषिका आई हो, सूखा पड़ गया हो, शीतलहर से फसल बर्बाद हो गई हो, इसके बावजूद भी किसान अपने पास जो भी संचित किए रहता है, उसको लेके हमेशा खड़ा रहता है। और उस समय में किसान जो है, वो एक देश के सच्चे कर्तव्यनिष्ठ नागरिक की तरह से दिखता है हमको। वो दिखाई देता है एक जागरूक समाज सेवक की तरह। वो किसान एक सच्चे देशभक्त के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत अपने को करता है। इसके अंदर सामने वालों के प्रति सेवा और समर्पण का जो भाव होता है ना, वो बिल्कुल लबालब भरा होता है। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान अंदर से कितना मुलायम है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि किसान की वेदना, किसान की पीड़ा जो वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है, उसको जब तक सरकारें हों, समाज के और लोग हों, ये महसूस नहीं करेंगे, उसकी चिंता नहीं करेंगे, तब तक हम कल्पना करें कि हमारा देश विकसित हो जाएगा, तो मेरे देखने में, मेरे ख्याल से ये जल्दी मुमकिन नहीं होगा। आज भी भारतीय किसान जो हैं, उनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि आप सोचिए मत। अब देखिए, थोड़ी देर की कल्पना करिए, किसान को अगर अपने बेटी की शादी करनी हो, उसकी बेटी बहुत पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, सब कुछ किसान के पास हो, किसान को अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलानी हो, लेकिन किसान का बेटा बेटी पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, किसान की बेटी हर तरह से सुयोग्य है, फिर भी धनाभाव की वजह से वो किसान ना अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाता है, ना अपने बिटिया की अच्छे घर में
शादी कर सकता है। अगर इस तरह का प्रयास वो किया भी तो उन परिस्थितियों में उसको या तो अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी या उसको बेच देनी पड़ेगी। बिना गिरवी रखे, बिना बेचे वो ये काम नहीं कर पाएगा। आज भी किसान की ये हालत है। तो अब इसके लिए अगर सरकार किसान को इन सब चीजों से उबारना चाहती है तो उसके लिए उसको मेरे ख्याल से इसकी चिंता करनी होगी। और ये तब संभव है जब सरकार इस कृषि क्षेत्र को कारपोरेट घरानों के चंगुल से बचा के रख लेगी, क्योंकि ये कारपोरेट घराने वाले इस कृषि क्षेत्र में अपनी पैठ बना के और उसमें काम करने वाले किसानों मजदूरों को अपना बंधुआ मजदूर बना के रखती है और उससे ज्यादा इनकी कोई औकात नहीं रह जाती है किसानों। तो इनसे इनको बचाना होगा। और ये अगर ऐसा सरकार कर पाई तो ठीक, और नहीं तो इन्हीं स्थिति परिस्थितियों में किसान मजबूर हो जाता है आत्महत्या करने के लिए, किसान मजबूर हो जाता है आंदोलन करने के लिए। किसान से नहीं आंदोलन करता है, कोई आत्महत्या शौक से नहीं करता है। यही कारण है कि किसान समय समय पे आंदोलित हुए हैं। भारत में कई किसान आंदोलन हुए, इसमें 1917 का चंपारण, 1918 का खेड़ा आंदोलन, 1925 का बारडोली सत्याग्रह आंदोलन और 1946-47 का तेभाया आंदोलन प्रमुख रूप से हैं। इन आंदोलनों ने एक काम किया, इन आंदोलनों ने किसानों को समग्र राष्ट्रवादी आंदोलन में लामबंद किया और उसका नतीजा ये हुआ कि देश 1947 में आजाद हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आंदोलन की नौबत ही क्यों आवे, इससे सरकार अपने आप को और किसानों को क्यों न बचा ले, इसकी चिंता सरकारों को करनी चाहिए। भारत में पहला किसान आंदोलन जो था वो वही 1970 का चंपारण आंदोलन। इसी चंपारण के आंदोलन में ये गांधी जी का भी पहला सत्याग्रह आंदोलन था, चंपारण वाला। और इसमें एक बात और मैं बताऊं कि किसान आंदोलन जो है, किसान आंदोलन के जनक जो हैं वो परम पूज्य दंडी स्वामी हमारे जो हैं वो सहजानंद सरस्वती जी थे। और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। ये किसानों की आवश्यकता के लिए, किसानों के काम के लिए जब जरूरत होती थी खड़ा हो जाते थे। यहाँ तक कि किसानों के हित के लिए ये गांधी जी और गांधी जी के साथ आपके वो थे डालमिया जी, हाँ डालमिया जी, इन दोनों से इनका झगड़ा भी हो गया था। यही चंपारण का आंदोलन था। इसमें आने के लिए गांधी जी से स्वामी जी ने आग्रह किया था कि आप बिहार आइए, चंपारण में नील की खेती को लेके किसान आंदोलित हैं और इसका आप नेतृत्व करिए। तो गांधी जी उसको बहुत हल्के में लिए और वहां डालमिया को भेजने के लिए कहे कि मैं डालमिया को भेज देता हूँ, वहां जो कुछ खर्च बर्च होगा अपना डालमिया उसको देख लेंगे। उसी बात पे स्वामी जी गांधी जी पे बहुत बिगड़ गए और कहे कि आप सरीखे नेता और डालमिया सरीखे उद्योगपति हम बहुत देखे हैं और आप यहाँ मत आइए और आपके बिना आए वहां का आंदोलन हो जाएगा। फिर गांधी मजबूर होके वहां गए और जब चंपारण पहुंचे हैं गांधी जी, वहां पहुंचने के बाद वहां की जब स्थिति परिस्थिति देखे हैं तब उनके मन में आया है कि ओहो ये तो बहुत जरूरी है किसानों का साथ देना। फिर वहां वो उसका नेतृत्व किए हैं। तो इस तरह से गांधी जी और स्वामी जी ये दोनों एक तरह से एक दूसरे के पूरक थे। और तरह के स्वामी जी विचारों के भिन्न जो कोई भी अपना मत रखता था या उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं करता था तो कभी कभी मत भिन्नता की वजह से वो थोड़ा नाराज भी होते थे। तो इस तरह से अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार अपने माध्यम से किसानों को सभी संसाधन उपलब्ध कराए, किसान का जो उत्पादन है उसको और उसके निर्यात को बढ़ावे, उनको लाभकारी मूल्य दे। इसकी चिंता जब सरकार करेगी, मैं ये भी बताऊं कि आज की तारीख में हमारी सरकारें, खास करके केंद्र सरकार, इस पे काम कर भी रही। इन सारी चीजों पे जिन बिंदुओं को मैं रखा हूं
उन पे आज की केंद्र सरकार काम कर रही है, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार भी काम कर रही है, लेकिन इनकी गति जो है ना, वो कछुए की है और इस गति से काम चलने वाला नहीं है। इनको इस गति को बढ़ाना होगा, कछुए की गति से बाहर निकलना होगा, गति को बढ़ा के, और जितना तेजी से किसान हित में, किसान के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सरकारें काम करेंगी, खास करके केंद्र सरकार, उतना ही तेजी से इस देश को विकसित बनाने में हम किसान अपना योगदान दे पाएंगे। जो हमारी केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, इनका जो संकल्प है कि सन 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उस संकल्प को हम गांव, कृषि, किसान, मजदूर का तेजी से विकास करके उस संकल्प को उस समय अवधि में निश्चित रूप से पूरा कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भाई साहब। आपने आरंभ किया कि भारत के किसानों को मुफ्त में बिजली और मुफ्त में सिंचाई मिले, भूगर्भ जल का जलस्तर भी बचेगा, किसानों की जो लागत आती है उससे कम दोगुनी कीमत किसानों को प्राप्त होनी चाहिए। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जैसे आपने कहा कि चूंकि हम लोग अकादमिक क्षेत्र से हैं, भारत के जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद में अब कृषि का योगदान 14% से भी नीचे चला गया है, ऑन रिकॉर्ड भारत सरकार के आंकड़े में। जबकि भारत अब भी गांव में बसता है। भारत के अभी कोरोना का कालखंड था तो गांव याद आए थे। गांव को विकसित करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि गांव का जब तक विकास नहीं होगा भारत का विकास नहीं हुआ। माननीय संयोजक लोक पहल ने कहा कि राष्ट्र का निर्माण राष्ट्र का शुभचिंतक ही कर सकता है, और किसान की चिंता राष्ट्र की चिंता है। करीब 450% महंगाई में वृद्धि हो चुकी है। 1952 में से नौकरी पेशा लोगों की आमदनी 400% बढ़ी है, लेकिन किसानों की आय अभी भी, किसानों को जो फसल की कीमत वर्तमान में मिल रही है वो मात्र 29% है। कितना बड़ा गैप है, एक में 400% की भारी वृद्धि और एक में मात्र 29% की वृद्धि। माननीय संयोजक लोक पहल ने भी कहा कि भारत की किसी समस्या का समाधान संवेदना की दृष्टि से होगा। जाड़े का दिन है, ठिठुरती हुई, सिकुड़ती हुई बहुत तेज ठंडी है, किसान उसमें भी पाले से फसल की रक्षा के लिए रात के जाड़े में, जहां से कोई अपने रूम हीटरों से बाहर नहीं निकलता है, किसान खेतों में ठिठुरता है। लागत मूल्य आज भी नहीं मिल पा रही है। जाड़ा हो, गर्मी हो, शीत हो, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर होने लगता है कि तापमान उतना हुआ, और 48 डिग्री 40 डिग्री के तापमान में वो अपने फसल की मड़ाई करता है। कहां सो गई है हमारी संवेदना राजनीति और प्रशासन की? यह गंभीर प्रश्न आज भी हमारे सामने विद्यमान है। अपनी सरस विनम्र वाणी में डॉक्टर श्री कृपा शंकर सिंह जी ने इन सारी बातों को उठाया है। कई पीड़ा एक साथ उन्होंने ठीक ढंग से व्यक्त की है। दीनदयाल जी ने कहा था, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। वो अभी संकल्प पूरा नहीं हो पाया है। किसान और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, कृषि पर किसी फैक्ट्री में अधिकतम संख्या होती तो 5,000 10,000 की संख्या, अब उसमें भी मशीनों से काम होता है, कटौती हो रही है। लेकिन कृषि पर एक किसान पर कम से कम आज भी 15 परिवार जीवित रहते हैं। ये किसान की ताकत है। किसान बहुत बड़ी शक्ति है। भारत को खिलाता, जिलाता, पिलाता और भारत की जीवंतता का सबसे बड़ा त्याग का प्रतीक है। सबसे बड़ा वीर है वही। देश को जब भी आवश्यकता होती है तो किसान के पुत्र ही सीमाओं पर अपने प्राणों की आहुति देते हैं। अंग्रेजों ने बहुत तोड़ने का प्रयास किया। किसान कांग्रेस के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। 1920 में किसान कांग्रेस बनाई थी। अभी आपने जिक्र किया इतिहास के खेड़ा आंदोलन का, इतिहास के चंपारण सत्याग्रह का, लेकिन क्या अभी भारत के किसानों की संपूर्ण समस्याओं का समाधान हुआ है?
मैं स्वयं अध्यापक हूं और कृषक परिवार से हूं, लागत मूल्य भी किसानों का नहीं आ पा रहा है। गंभीर प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है। और जब तक गांव और किसान समृद्ध नहीं होगा, नहीं आएगी। जीडीपी में योगदान आप कितना घटाते जाएंगे? आप भारत को विकसित करने का संकल्प लेके चले हैं, लेकिन इंडिया का विकास हो रहा है और भारत पीछे छूट रहा है। भारत तो गांव में बसता है, इंडिया शहरों में बसता है। तो इस बड़े बहुत बृहद प्रश्नों को श्री कृपाशंकर जी ने छेड़ा है। आप किसान आंदोलनों से भी जुड़े हुए हैं, रहे हैं, लगातार किसानों की बात करते रहे हैं, स्वयं कृषि करते हैं, बागवानी करते हैं, पशुपालन करते हैं। और इन तीनों से, कृषि के तीन भाग हैं, पशुपालन, कृषि और बागवानी, इनसे हमारी, इनके विषय पर अभी गंभीर सरकार को दृष्टि अपनाने की आवश्यकता है। आपने कहा कि कम से कम लागत मूल्य से दोगुने के मिले। एमएसपी पर अभी बहुत हर एमएसपी का हर मॉडल अलग अलग है। पंजाब में कुछ अलग मिलता है तो उत्तर प्रदेश में उसके अलग उसका दाम निर्धारित किया गया है। तो क्या किसानों को अन्न की अधिक उत्पादकता पर दाम नीचे गिर जाता है, बाजार पर छोड़ दिया जाता है किसानों को? तो एक प्रश्न उठाया जाता है कि अगर हम अनाज महंगा करेंगे तो भारत के गरीब लोग खाने बिना मरेंगे। तो एक बड़ा गंभीर प्रश्न है कि अब भी 180 रुपए किलो दाल बिक रही है अरहर की, सामान्य आदमी की पहुंच से बाहर हो रहा है। तो हम कौन सी व्यवस्था, ऐसा प्रबंधन करें? तो उसके लिए श्री कृपाशंकर जी ने बहुत अच्छी बात कही है। और सरकार अभी का जो प्रयास है वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं। हमें शीत गृह चाहिए, हमारी हरी मिर्च लंबे समय तक रहे, टमाटर रहे, हमारी जो सब्जियां हैं लंबे समय तक रह सके, हमें ट्रांसपोर्टिंग में सुविधा दी जाए। कि अब भी जब मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकार के कृषि कानून बहुत अच्छे थे। उसमें किसान को विक्रेता, व्यवसायी भी बना दिया गया था। आज की स्थिति, जो पुराने कानून हमारे विपक्ष के और किसानों लोगों ने जो समस्या की, आप यहां से उत्तर प्रदेश का गेहूं महंगा बिकता है, कर्नाटक में नहीं ले जा सकते क्योंकि कृषि कानून उसकी इजाजत नहीं देता है। हम लोग बिल्कुल बॉर्डर पर रहते हैं, उत्तर प्रदेश के, बिहार के गाजीपुर में। हम अपना गेहूं, अपना कोई भी सामान, मसूर ले जा करके बक्सर बिहार में नहीं बेच सकते। तो किसानों को उत्पादक के साथ साथ किसानों को बनाना पड़ेगा व्यवसायी भी, कि किसान स्वयं बेचे। जैसा कृपाशंकर सिंह जी ने कहा कि निर्यात करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, शीत गृहों का निर्माण किया जाए, कम से कम लागत मूल्य का दोगुना उसको दिया जाए, इसकी गारंटी रहे। कृषि की तरफ आकर्षित होंगे। और जब भी देश संक्रमण में होगा, त्याग और बलिदान की अपेक्षा की जाएगी देश के लिए, तो सबसे पहले किसान खड़ा होगा। किसानों में भी एक राजनीति चल पड़ी है नेताओं की, वो मूल मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। प्याज अभी दाम बढ़ने लगे। अभी मेरे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से गाजीपुर से आता हूं, वहां पर 10 रुपए किलो प्याज था। आज मंडी अगर रख रखाव होता तो हम भी 40 रुपए बेच सकते थे, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा, कृषि यंत्रों पर व्यापक सब्सिडी दी जाए। मुझे बहुत गर्व से कहना है कि लघु किसान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 50% की सब्सिडी दी है। इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। लघु किसान, सीमांत किसान अगर 8 लाख का ट्रैक्टर खरीदता है तो 1 महीने के अंदर उसका 50% उत्तर प्रदेश सरकार उसके खाते में दे देती है। दूसरी बड़ी जो समस्या है कृषि यंत्रों में सब्सिडी के साथ साथ, कि किसानों को सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। तब कृषि अपने, जो कविताएं थी कि कृषक जीवन बिल्कुल, आज भी वो एसी में नहीं सोता है, वस्त्र बहुत फाइन नहीं पहनता है। तो उस जो हमारे मन में जो किसान का चित्र अंकित हुआ है, वह तो एक बहुत ही डरे सहमे एक गरीब व्यक्ति का हुआ है। उससे हम कब उबारेंगे, कब हम मानसिकता का परिवर्तन करेंगे? और जब तक हम मानसिकता का परिवर्तन, ये परिवर्तन तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग, सरकारों की दृष्टि संवेदना के साथ किसानों की ओर होगी। अभी जो भी प्रयास है वह प्रयास शून्यवत ही कहा जाएगा।
बिजली की उपलब्धता बढ़ी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली की मुफ्त उपलब्धता लघु की सीमांत किसान के लिए की है, लेकिन ये उपलब्धता अब लघु किसान तक आ जानी चाहिए और उत्तर प्रदेश में बिजली मुफ्त कर देनी चाहिए, पूरे भारत में मुफ्त कर देनी चाहिए, तब कृषि की समस्याओं का समाधान होगा। आपने बहुत ही गंभीर प्रश्नों को उठाया है। पूरा लोक पहल परिवार और जितने श्रोता हमारे सुन रहे हैं उनके तरफ से आपका अभिमान बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। लोक पहल परिवार के तरफ से अभिनंदन, स्वागत। अब मैं इस पर टिप्पणी के लिए आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर उदयभान सिंह जी, जो दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान शिमला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, धर्मशाला में है, उसके आप प्रोफेसर हैं, तो उनका विषय भी है। तो मैं इसी पर एक टिप्पणी के लिए आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर उदयभान सिंह सर को। डॉक्टर उदयभान सिंह सर हमें सुन रहे हैं? डॉक्टर उदयभान सिंह सर हमें सुन रहे हैं आप? लगातार इसका प्रसारण हमारे सहयोगी टीम के सुश्री मानसी जी और सुश्री कनिष्का जी ने इसको ठीक किया और लाइव प्रसारण इसका लगातार हो रहा है। इसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। उदयभान सर मुझे सुन रहे हैं आप बहुत संभवतः बारिश की वजह से धर्मशाला में ये समस्या है, वो सर जुड़े हुए हैं, आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही होगी। तो इस बहुत ही महनीय व्याख्यान के लिए श्री कृपा शंकर सिंह जी का बहुत बहुत अभिनंदन। और मैंने आपकी सारी बातों को समेटा है, बहुत गंभीरता पूर्वक सुन रहा था। संचालन का भी दायित्व होता है और साथ साथ मीडिया में कैसे बात जा रही है, प्रसारण हो पा रहा है कि नहीं, तो मैं दोनों तरफ मेरी दृष्टि थी कि यूट्यूब पर भी इसकी रिकॉर्डिंग हो, फेसबुक पर लाइव हो, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात ले जा सके। भाई साहब, आपने इतना महत्वपूर्ण वक्तव्य प्रस्तुत किया है, इसके लिए पूरा लोकपहल परिवार आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। हम लोगों के साथ बहुत संघ के अपने वरिष्ठ स्वयंसेवक और बलरामपुर से बहुत ही उत्कृष्ट स्वयंसेवक और स्वयंसेवक के साथ चिंतक विचारक प्रयाग विश्वविद्यालय से पढ़े श्री आशुतोष प्रताप सिंह गुरुजी को मैं, गुरुजी मुझे सुन रहे हैं आप? आशु गुरुजी मुझे सुन रहे हैं? संभवतः कुछ तकनीकी दिक्कत है, नहीं तो आशु गुरुजी का आशीर्वाद लोक पहल को सदैव, डॉक्टर उदयभान सिंह सर सदैव उपस्थित रहते हैं। तो आज की परिचर्चा में हमारे जितने श्रोता हैं उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज के वक्ता का अभिनंदन और स्वागत और बहुत बहुत आभार। साथ ही हमारी जो तकनीकी टीम है, जो बड़ा तकनीकी पक्ष और कठिन पक्ष है, उसको आप लोग सुचारू रूप से संचालित करती हैं, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। आपका बहुत बहुत आभार। श्री कृपा शंकर जी सिंह जी का बहुत बहुत आभार इस महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए। आपके पास अभी इसकी रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी और YouTube की भी रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंचेगी। सभी को बहुत बहुत आभार। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोक पहल।